Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 4 of history, the Mughal Empire. In our previous class, we studied about Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and Shah Jahan. Now, in this class, we study about the Aurangzeb, page number 27. So, let's start our chapter. Aurangzeb, the next Mughal ruler, had three brothers, so his accession of the throne was not so smooth. कि औरंगजेब जो था he had also having three brothers, उसके तीन भाई थे, तो उनका जो एसेशन था यानी राज्याभिषेक था सिंहासन पे, it was not so smooth, इतनी आसानी से नहीं हुआ. He killed his brothers, imprisoned his father Shah Jahan, and crowned himself at Delhi, assuming the title of Alamgir. औरंगजेब ने अपने भाइयों को किल किया, अपने फादर को शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया, एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ दिल्ली, और अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित किया, और ही गेव हिमसेल्फ अ टाइटल आलमगीर. ही रूल्ड फॉर 50 years till his death in February 1700 at Ahmednagar. During his reign, Aurangzeb was able to annex Bijapur and Golconda. The last 26 years of his life were full of conflicts in the Deccan and North India. औरंगजेब ने अपने रूलिंग पीरियड में बीजापुर को एनेक्स किया. एनेक्स करना मीन्स अधिकार में लेना. बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार किया. एंड द लास्ट 26 years ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के जो लास्ट 26 years थे वो फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसकी जो जीवन था वो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, और वहाँ पे उसने डेक्कन और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे राजाओं से युद्ध किया. Under his rule, the borders of the Mughal Empire spread out further even before. But it was difficult to hold the empire together. कि औरंगजेब ने अपने रूलिंग पीरियड में अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, बहुत ज़्यादा फैलाया, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर. लेकिन वो अपने एम्पायर को एक साथ टुगेदर रख नहीं पाया. He had to face rebellions from the Marathas under Shivaji, the Sikhs, the Jat, and the Satnamis. Though he ruled longer than any of his predecessors, he could not stop the decline of Mughal Empire. A war of succession also followed his death. कि औरंगजेब को अपने सामने बहुत सारे फेस करना पड़ा, बहुत सारे रिबेलियंस का, बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें मराठास थे, सिख थे, जाट थे, सतनामीज थे, और ही रूल लॉन्गर देन अदर हिज प्रेडिसेसर. अपने जो पूर्वज थे उनसे काफ़ी लंबे समय तक औरंगजेब ने रूल किया, लेकिन फिर भी वो मुगल जो डायनेस्टी थी, वो एम्पायर था, उसके डिक्लाइन को रोक नहीं पाया. Aurangzeb though gave many grants for the restoration of Hindu temple, but he also famous for his talent against the Hindus. औरंगजेब ने हिंदू टेम्पल्स को रेस्टोरेट कराने के लिए यानी मरम्मत कराने के लिए ग्रांट्स दिए, दान दिया, लेकिन ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर, लेकिन वो फेमस जाना जाता है अपने अत्याचारों के लिए जो उसने हिंदूज पर किए. ही री इंट्रोड्यूस जजिया tax on Hindus and demolished many temples, especially in politically volatile region. औरंगजेब ने री इंट्रोड्यूस किया, यानी री इंट्रोड्यूस मीन्स दोबारा लाया, टैक्स, एक प्रकार का टैक्स था जजिया टैक्स ऑन हिंदूज, जो केवल हिंदुओं को देना पड़ता था. तो औरंगजेब ने वो टैक्स वापस इंट्रोड्यूस किया. एंड ही डिमोलिश मैनी टेम्पल्स, उसने बहुत सारे टेम्पल को डिमोलिश किया, तोड़ा. एंड स्पेशली इन द अनस्टेबल रीजन, जो एरियाज़, वो एरियाज़ में उसने टेम्पल को तोड़ा जो एरिया अनस्टेबल थे, जहाँ अच्छा शासन नहीं था, वहाँ उसने बहुत सारे हिंदू राजाओं पर, लोगों पर अत्याचार किए और वहाँ के मंदिरों को तोड़ा. नेक्स्ट, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. Babur and Humayun could not concentrate on establishing a definite system or pattern of administration. By the end of Akbar reign, we find the establishment of elaborate offices with specialized function assigned to the head of office. The appointment, promotions, and termination of these officers was subject to the ruler's personal preference and whims. Akbar and Humayun
दे डू नॉट कंसंट्रेट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेफिनेट सिस्टम। वो एक अकबर और हुमायूं एक अच्छा सा पैटर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन चलाने का, ठीक से बाबर और हुमायूं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का एक पैटर्न डेवलप नहीं कर पाए। बाय द एंड ऑफ अकबरियन, अकबर के शासनकाल में वी फाइंड स्टैब्लिश एलोबरेट ऑफिसर्स, लेकिन अकबर ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिनके स्पेशल फंक्शंस थे, और उन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, उनकी प्रमोशन देना, उनको टर्मिनेट करना मीन्स होता है निकाल देना ऑफ दिस ऑफिसर, वो एक रूलर पे डिपेंड करता था, उसकी रूलर की पसंद और उसकी नापसंद पर डिपेंड करता था। Administrative officials. The office of the Diwan was strengthened under Akbar. The chief Diwan was made responsible for revenue and finance. His primary duty was to supervise the imperial treasury and to check all the accounts. The office of दीवान की जो पोजीशन थी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस। उसका काम था, रेवेन्यू मीन्स होता है टैक्स, तो टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स से रिलेटेड, और फाइनेंस राजा के जितने भी इनकम स्रोत के सोर्सेज थे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। उसकी प्राइमरी ड्यूटी थी, जो इम्पीरियल मीन्स होता है शाही, इम्पीरियल ट्रेजरी यानी राजा का जो शाही खजाना था उसके अकाउंट को मेंटेन करना। The entire revenue collection and expenditure machinery of the empire was under his charge. दीवान के अंडर में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था, टैक्स कलेक्शन का काम, एंड एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, कितना रेवेन्यू आया है, ऑल दीज वर्क वर डन बाय द दीवान। टू चेक द दीवान्स पावर, द मुगल एम्परर would ask the Diwan to submit a report on state finances daily. कि राजा कभी भी दीवान से उसकी रिपोर्ट मांग सकता था उसको चेक करने के लिए कि वेदर ही इज़ डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली और नॉट। तो कभी भी उसकी रिपोर्ट ले लेता था कि स्टेट में जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है या कितना एक्सपेंडिचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी अ केस स्टडी बॉक्स इज गिवन हियर and I am telling you a short summary of this case study box. First is the division of provinces. Akbar divided the whole territory into 12 provinces which were called subas. Then each suba was divided into sarkars and these sarkars were divided into parganas or महल्स। अकबर ने अपनी पूरी टेरिटरी को 12 प्रोविंस में डिवाइड किया था जिसे सूबास कहा गया। इन सूबास को फर्दर सरकार्स में डिवाइड किया गया और इन सरकार को आगे जाके परगनाज और महल्स में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट वन इज अबाउट मनसबदारी सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन मुगल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री सिस्टम में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। द वर्ड मनसब इज़ एन अरेबिक ओरिजिन मीनिंग रैंक और पोजिशन। कि जो मनसब वर्ड है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीन्स होता है एक रैंक या फिर पोजिशन। मनसबदार का वर्क क्या था? दे हैव टू एवरी मनसबदार हैड टू मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ सवार्स विद हॉर्स एंड इक्विपमेंट। हर मनसबदार को अपनी एक सेना रखनी होती थी जिसमें फिक्स नंबर ऑफ हॉर्सेस थे और इक्विपमेंट में। नेक्स्ट वन इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। Akbar introduced new military system. He gave mansab to both military and civil officers on the basis of their merit or service given by them. कि अकबर ने एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाया जिसमें हर मनसबदार को ही गिव मनसब टू बोथ, कि मनसब दोनों लोगों को दिए गए। कुछ मिलिट्री पर्सन्स थे जिसमें और कुछ सिविलियंस थे, दोनों को मनसब दिए गए और उन किस बेसिस पे दिए गए? ऑन देयर मेरिट, कि उन्होंने अपने राज्य के लिए कितने, किसी में अगर कोई अच्छा गुण है उसके हिसाब से, या फिर उसने अपने स्टेट को कितना सर्विस दी है, कितनी सेवाएं दी हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मनसब दिए गए। नेक्स्ट वन इज जागीरदारी सिस्टम। इन दिस सिस्टम मनसबदार वर पेड इन कैश और इन फॉर्म ऑफ जागीर। कि जागीरदारी सिस्टम में मनसबदार को या तो कैश में पेमेंट किया जाता था या फिर उसे एक जागीर दे दी जाती थी। द होल्डर ऑफ जागीर वॉज कॉल्ड जागीरदार, और उस जागीर के मालिक को नाम दिया गया जागीरदार। द टैक्स रिसीव बाय जागीरदार इज रफली द सैलरी ऑफ जागीरदार। और जागीरदार की सैलरी क्या थी? अपनी जागीर में से जो भी वो टैक्स कलेक्ट करता था वो उसकी सैलरी मान ली जाती थी। नाउ लास्ट वन इज अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम।
The main source of income to the Mughal ruler was land revenue. Land revenue system मुगल्स के लिए एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था. द लैंड वॉज मेजर्ड एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्लास. पूरी जितनी भी ज़मीन थी उसको मेजर किया गया और उससे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज़ पोलज. पोलज मीन्स एनुअली कल्टिवेटेड लैंड. पोलज उस ज़मीन को कहा गया है जिसमें हर साल कल्टिवेशन किया जाता था, हर साल खेती की जाती थी, उसे कहा है पोलज. सेकेंड वन इज़ परौती. परौती मीन्स अ फेलो लैंड कल्टिवेटेड एवरी 1 or 2 year. कि वो लैंड जो हर 1 या 2 साल में के बाद कल्टिवेट की जाती थी उसे नाम दिया गया है फेलो लैंड. थर्ड वन इज चाचार. चाचार इज अ फेलो लैंड कल्टिवेटेड एवरी 3 or 4 years. कि वो लैंड जहाँ पे हर 3 या 4 साल में कल्टिवेशन किया जाता था, 3 या 4 साल बाद, उसे चाचार का नाम दिया गया. एंड लास्ट वन इज बंजर. लैंड नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर पास्ट 5 years. पिछले 5-6 सालों से जिसमें कोई कल्टिवेशन नहीं किया गया है, जो खेती के लायक ही ज़मीन नहीं है, उसे नाम दिया गया बंजर. टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस. और टैक्स कलेक्ट किया जाता था लैंड पे कि जितना भी ज़मीन में प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/3 पोर्शन टैक्स के रूप में राजा को दिया जाता था. द मीर बख्शी was in charge of military. He passed all the orders of appointment of Mansabdar and their salary papers were endorsed by him. मीर बख्शी जो था वो मिलिट्री इंचार्ज था एंड ऑल द अपॉइंटमेंट वाज डन हिम. जितने भी मनसबदार के अपॉइंटमेंट थे मीर बख्शी करता था. एंड सैलरी पेपर्स वर ऑल्सो एंडोर्स. एंडोर्स मीन्स साइन करना, साइन बाय हिम. He personally supervised and the branding of horse called Dag and checked the muster roll called चेहरा. कि वो पर्सनली जो हॉर्स थे उन पे एक दाग लगाया जाता था, एक निशान लगाया जाता था, जो मुग़ल सील थी वो लगाई जाती थी. एंड मस्टर रोल मीन्स होता है नेम ऑफ लिस्ट ऑफ सोल्जर्स. की सोल्जर्स की जो नाम की लिस्ट थी उसको भी वो पर्सनली चेक किया करता था. ही वॉज असिस्टेड बाय other Bakshis or Mir Saman was the officer in charge of royal karkhanas who supervised the purchase of all kind of articles and their storage for the royal household and the manufacture of different articles. जो मीर समन थे वो ऑफिसर्स इंचार्ज थे रॉयल कारखाना के. कारखाना वो प्लेस होती है जहाँ पे जो राजा के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट, वेपन्स तैयार किए जाते थे. मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, आर्टिकल्स का. स्टोरेज फॉर द रॉयल हाउस होल्ड, राजा के घर का सामान जो था, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स बनाए जाते थे. बी ए वेपन और वॉर एंड आर्टिकल्स ऑफ लक्ष्य. इसमें वेपन से रिलेटेड थे, वेपन्स थे, वॉर लड़ाई के युद्ध में यूज़ होने वाले वेपन्स. आर्टिकल्स जो थे लग्जरी आइटम्स थे राजा के घर में यूज़ होने वाले, वो सब कारखाने में मैन्युफैक्चर किए जाते थे. द सर्द उस सुदूर प्रोटेक्टेड द लॉ ऑफ शाही एट वाइल द हेड ऑफ जुडिशरी वॉज नोन एज काजी उल कुज़ार. जो जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था को देखने वाले थे उनको नाम दिया गया था काजी उल कुज़ार. The governor of Asuba, Subedar, was directly appointed by the emperor. सूबेदार डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते थे एम्परर के द्वारा. यूजुअली द टेन्योर ऑफ सूबेदार was around 3 years. He looked after the welfare of the people and the army and maintained law and order in the सूबा. तो सूबेदार का वर्क क्या है? He look after the welfare of people, लोगों के वेलफेयर को देखना, and to maintain the law and order in the सूबा. He was assisted by Bakshi. उसको असिस्ट करते थे बख्शीस. द मिलिट्री मास्टर, द मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज सर्द. जो मिलिट्री इंचार्ज थे जो रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रनेज को देखते थे उन्हें नाम दिया गया है सर्द. मिलिट्री कमांडर्स वर नोन एज फौजदार. द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल. The finance were taken care by the दीवान at the central level. कि पुलिस कमांडर का जो वर्क थे उन्हें नाम दिया गया था कोतवाल. और एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली फाइनेंस का जो वर्क था वो दीवान देखा करते थे. Thus the Mughal kept a watch over their officials in the province through officials and institutions independent to each other.
Besides, the Mughal ruler frequent visit to each Suba and the system of frequent transfer of the officials after a period of 3 years on average helped the Mughal in checking the officials. कि मुगल्स ने जो थे वो कंटिन्यूसली मुगल्स की जो ऑफिसर्स थे वो अपने सूबाज में जाते थे और अपने सूबाज के लोगों से बात करते थे, फ्रीक्वेंटली विजिट किया करते थे. जो सिस्टम था वो बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि जो ऑफिशियल्स थे उनको लिमिटेड पीरियड के लिए वो सूबे में अपॉइंट किया जाता था. फॉर 3 years एवरेज 3 years के लिए अपॉइंट करते थे और उसके बाद उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता था ताकि वो एक ही जगह पर अपना अधिकार ना करें. The revenue extraction from the peasantry on such a wide scale provided the Mughal Empire with a rich treasury. These resources helped the emperor to carry out campaigns to distant regions and build beautiful monuments. कि मुगल्स का जो एक्सट्रैक्शन था सबसे ज़्यादा जो उनको रेवेन्यू टैक्स मिलता था वो पीजेंट्स के द्वारा, किसानों के द्वारा मिलता था. और जिसने मुगल को का जो रिच ट्रेजर था, जो खजाना था, वो बहुत ज़्यादा भर चुका था और उसी से वो लोग यूज़ करते थे. मुग़ल उस पैसे को यूज़ करते थे अलग अलग कैंपेन्स के लिए अपने अलग अलग एरियाज़ में और उनसे वो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बनाने में भी यूज़ किया करते थे. द मुग़ल एम्परर्स एंड द मनसबदार ऑल्सो स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स. कि उसी खजाने में से मुग़ल मनसबदार जो थे वो बहुत अपनी इनकम का बहुत सारा हिस्सा अपना गुड्स जो थे वो उस पीजेंट्री उस खजाने का इस्तेमाल करके किया करते थे. This expenditure benefited the artisans and the peasantry who supplied the mansabdar with goods and produce. But the scale of revenue collection left very little in the hands of the peasants and the artisans. They could hardly save money to invest the buying tools and to increase productivity. बट जो पीजेंट थे या आर्टिशंस लोग थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था. एंड दे कुड हार्डली सेव, वो बहुत मुश्किल से अपना पैसा बचा पाते थे टू बाय द न्यू टूल्स और टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. ड्यूरिंग द reign of Aurangzeb, due to the increasing financial strain of the Deccan War and dislocation of administration, the Jagirdari system began to lose its efficiency. कि ड्यूरिंग औरंगज़ेब के रेन में जो इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल स्ट्रेन, जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया उन्होंने और डेक्कन वॉर के कारण और डिसलोकेशन मैनेजमेंट जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके डिसलोकेशन के कारण उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ख़राब हो गई. द जागीरदारी जो सिस्टम था उसने भी अपनी एफिशिएंसी को लूज़ किया, कम किया. A large number of nobles from Deccan were given mansabs by Aurangzeb, which created a crisis of Jagir land. कि औरंगज़ेब ने जितने भी मनसबदारों को जागीर दी थी, दे क्रिएटेड क्राइसिस इन जागीर लैंड. तो वो जागीर में क्राइसिस थे, जो क्राइसिस उत्पन्न होने लगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज क्राइसिस द जागीरदारी to extract revenue from the peasantry to maximum because they knew that the jagir given to them could be a very short period of time. तो जब जागीर क्राइसिस आए जागीरदारी सिस्टम में, जागीरदार बिगिन टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट. तो जागीरदारों ने अपना जो पूरा पैसा था वो किसके थ्रू निकालना शुरू किया, उन्होंने रेवेन्यू, उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया पीजेंट से, आर्टिशन से. उन्होंने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना शुरू किया बिकॉज वो जानते थे कि उनकी जागीरदारी जो समय है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए है. तो वो उनसे अपने इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए किसानों से पैसा लेने लगे. द फ्लाइट ऑफ द पीजेंट from land was the first symptom of this growing crisis, which later on spilled into the violence and armed uprising. तो जैसे किसानों का जब टैक्स इंक्रीज़ किया गया, रेवेन्यू इंक्रीज़ की गई, तो ये सबसे पहला सिम्टम था जिससे किसानों ने सबसे पहले इसका विरोध किया, वायलेंस होने लगा. एंड दे रेज देयर आर्म्स, उन्होंने अपने हथियार उठाना शुरू किया और विद्रोह शुरू कर दिया. Jats, Satnami, Sikh, Marathas and other revolted in the northern India against the मुग़ल एम्पायर. और डेक्कन के साथ साथ जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया था वहाँ पे भी जाट, मराठा, सिख, सतनामीज़ ने औरंगज़ेब के खिलाफ, मुग़ल एम्पायर के खिलाफ अपना रिवोल्ट, विद्रोह शुरू किया. The other reason of decline was the noble fate for the most profitable Jagirs leading to corruption.
अनदर रीज़न फॉर डिक्लाइन, मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन का एक और रीज़न था कि जो नोबल्स थे उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया, वेट स्टार्ट हो गई, कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसकी जागीर में होता है, और इसके कारण उनमें करप्शन होने लगा, उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू किया. Fractionalism among nobility after Aurangzeb's death was another reason for the decline of Mughal Empire. फ्रैक्शनलिज्म मीन्स होता है ग्रुपिंग. जो नोबल्स थे उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए. औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो नोबल्स थे उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए और इस ग्रुपिंग के कारण ही मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हुआ. पावरफुल ईरानीज, तुरानीज, डेक्कनी एंड हिंदुस्तानीज ब्लॉक also developed in the court and vied for power in order to destabilize the central administrative machinery. कि जो दूसरे लोग थे, ईरानीज थे, तुरानी, डेक्कनी, हिंदुस्तानी, उन्होंने भी अपनी पावर को इंक्रीज़ करना शुरू किया और उन्होंने जो मुग़ल का सेंट्रलाइज सिस्टम था उसको डिसेबल करने की, उसे हटाने की कोशिश की, उसे अस्थिर करने की, हिलाने की कोशिश की. नादिर शाह's invasion in 1739 also weakened the मुग़ल पावर. एक और रीज़न है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने का कि नादिर शाह जो था उसने 1739 में इन्वेजन किया, भारत पर आक्रमण किया और इससे भी मुग़ल एम्पायर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. When the power of Mughal declined, these Mughal governors emerged as center power in the region. कि जब मुगल्स की पावर डिक्लाइन हो गई, जो मुग़ल के गवर्नर्स थे उन्होंने एमर्ज करना मीन्स होता है उदय होना. वो अपने आप को सेंट्रल पावर में, सेंटर में पावर के रूप में यानी खुद शासन करने लगे. Although many of them continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their sovereign, they led autonomous command of provinces like Awadh and Hyderabad etc. लेकिन कुछ मुग़ल गवर्नर ऐसे भी थे जो अभी मुग़ल जो एम्परर था दिल्ली का उसको अपना सम्राट, सोवरेन मीन्स सम्राट राजा मानते थे और वो ऑटोनमसली उनके जो सभी साथ मिलकर अवध और हैदराबाद के नवाब जिसमें शामिल थे वो सब मिलकर मुग़ल राजा को अभी भी सपोर्ट कर रहे थे. By the beginning of 18th century, the various regional provinces of the Mughal Empire had consolidated their independent political identity. और बाय द 18th century आते आते जो वेरियस रीजनल प्रोविनेंसेस थी, रीजनल मीन्स जो क्षेत्रीय प्रोविनेंसेस थी, जो एरियाज थे, वो सारे मुग़ल एम्पायर में उन्होंने एक साथ कंसोलिडेट किया, अपने आप को एक साथ एकत्र किया और अपने आप को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाई, अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी बनाई उन लोगों ने. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर स्टूडेंट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.